रोशनी का फैसला। जिस दिए में दम होगा वही जलता रह जाएगा। इन दियों को रोशन करने आ रहा हूं मैं। जीके जीएस का वो रामबाण लेकर जिसका हर टॉपिक है नंबर की गारंटी और हर टॉपिक में बजेगी सिलेक्शन की घंटी। तो तैयार हो जाइए, जब सिलेक्शन का चिराग जलाने आ रहा है जीके जीएस का सबसे तगड़ा वरदान क्लास। 12 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। शुरुआत करते हैं आज के 11 अगस्त करंट अफेयर का और देखते हैं कि आज हम लोग क्या बेहतर और क्या बेहतरीन पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों को पीपीटी चैनल जरूर, हम लोगों को ये हमेशा से पता रहता है कि जब भी मंडे आता है तो हम लोगों का क्या रहता है कि ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग कवर करते हैं, चाहे वो रेलवे एग्जाम की बात कर दें या पुलिस एग्जाम या फिर एसएससी एग्जाम के लिए, तो वो सारी चीजें चलती रहती हैं। तो आज भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं, एक्सप्लेनेशन भी चलता रहेगा साथ साथ और सीखा भी जाएगा कुछ नया। और सभी लोगों को ये तो ध्यान होगा ना कि 12 तारीख को एक शाम 7 बजे मैराथन क्लास है, उस चीज में आप लोगों को जुड़ना है हमारे साथ, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है ये आप सभी से। और हाँ, तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है ना। तिरंगे को सैल्यूट किया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, देखा जाएगा कि हम लोग के लिए क्या कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को 10 और 11 अगस्त, क्योंकि भाई संडे के भी आज क्वेश्चंस हैं और आपके कुछ सैटरडे नाइट और आज मंडे के सुबह तक के। तो लो चलो शुरुआत कर देते हैं आज की क्लास का, आज की बात का। और पहला, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है? देखो, जानकी मंदिर की आधारशिला अभी ये चर्चाओं में तो बहुत दिन से था। बिहार में सीतामढ़ी जिले में पड़ता है पुनौरा धाम, ठीक है ना। कौन सा धाम? पुनौरा धाम। यहाँ पे मान्यता है सीता जी के जन्म का, ठीक है ना, सीता जी के जन्म का। तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम और बिहार के ब्रांड एम्बेसडर ना, ठीक है। तो अभी कितने बजे तक है? अच्छा, बस आ रहे हैं फिर हम। तो ये पुनौरा धाम में अमित शाह जी ने इसका फाउंडेशन रखा है और सीता जी का जन्म स्थान है। ये जैसे अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना था, उसी तर्ज पर इसको बनाया जा रहा है। तो जैसे कि राम मंदिर को उधर डेवलप किया गया, राम मंदिर के तर्ज पर, ठीक है ना, राम मंदिर के तर्ज पर ये इसको डेवलप किया जा रहा है। और अमित शाह जी ने क्या किया है? उद्घाटन किया है। अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया, वहां जाकर के बढ़िया अपना एक भाषण वोषण दिए और उद्घाटन करके चल दिए, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला क्या? एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल किस देश में किया गया है? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रेलवे या हो या एसएससी हो या पुलिस एग्जाम हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, बिहार पुलिस, ये बनेगा इंपॉर्टेंट रीजन। देखो, ये जो ट्रेन बनी है इसका ट्रायल हुआ है भारत में। अब सोचो कि ये ट्रेन 4.5 किलोमीटर लंबी है, ठीक है ना, 4.5 किमी लंबी लंबाई अगर इस ट्रेन की देखोगे तो 4.5 किलोमीटर, मतलब इसमें 5 मालगाड़ी से बड़ी इसकी वो है। इसमें कुल 7 इंजन लगे हैं, कुल 7 इंजन, आगे 2 इंजन लगे हैं। हर 59 बोगी के बाद एक इंजन, बोगी के बाद इंजन लगाया गया है कि इसको खींचा जा सके, इंजन लगाया गया है। अगर कुल बोगियों की बात करोगे तो करीब 345 बोगी इसमें लगी हुई हैं, उत्तर प्रदेश में आप चंदौली का नाम सुने होंगे, मिर्जापुर के बगल में पड़ता है। चंदौली के गंज ख्वाजा, ठीक है ना, चंदौली रेलवे स्टेशन के गंज ख्वाजा नाम के रेलवे स्टेशन से, गंज ख्वाजा से इसको भेजा गया टू गढ़वा ये पड़ता है झारखंड में, ठीक है ना, झारखंड के बीच में इस ट्रेन को चलाया गया। करीब ये ट्रेन 209 किलोमीटर की यात्रा की,
5 घंटे 10 मिनट का समय ली, 5 घंटे 10 मिनट का इसने समय लिया। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भाई इतनी, अब सोचो अगर हम लोग रेलवे क्रॉसिंग पे अपने कार, बाइक, स्कूटर से खड़े हों, बस, ऑटो, टेम्पू, जीप में बैठे हों और इतनी लंबी ट्रेन गुजर रही हो, तो हम लोग उसी में एकदम बोर हो जाएंगे, इतनी लंबी ट्रेन जा रही है। लेकिन ये भारत के सबसे मजबूत इंफ्रा को दर्शाता हुआ, रेलवे इंफ्रा को दर्शाता हुआ है। तो अब ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। आओ भैया ट्रेन देख लो, यही है वो ट्रेन। इसमें देखो अगवे 2 इंजन लगा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, आगे ही 2 इंजन लगा है। उसके बाद ये अपना गुजरेगी और करीब 7 इंजन, एक रेलगाड़ी में 1 इंजन होता है, इसमें 7 ठो इंजन लगे हुए हैं। और इसका नाम क्या है? रुद्र शस्त्र, ठीक है ना, नाम जरूर याद रखना, रुद्र शस्त्र, ठीक है ना, ये इसका नाम है। तो सभी को ध्यान रहेगा, सभी को ध्यान रहेगा ना, देखना एकदम मतलब खतरनाक टाइप की, 4.5 किलोमीटर लंबी खुदे हैं, 5 मालगाड़ी के बराबर, 7 इंजन है, हर 59 बोगी के बाद 1 इंजन लगाया गया है। कुल 245 बोगी हैं इसमें, 345, कुल 345 बोगी। और चंदौली उत्तर प्रदेश, ये यूपी में पड़ता है, यूपी के गंज ख्वाजा से। अब कोई यूपी पुलिस उलिस का देने जाए तो उसको, अच्छा यूपी पुलिस की वैकेंसी के लिए भी लगता है धरना प्रदर्शन ही देना पड़ेगा, क्योंकि इसको पुलिस वाली वैकेंसी को आना था अप्रैल में, यूपी पुलिस यूपीएसआई, अब आ गया अगस्त, अभी तक ससुरा आता पता नहीं चल रहा है। मतलब अब बोलना पड़ेगा कि भाई वैकेंसी आउट करो, हम लोग क्या करें। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। रुद्र शस्त्र का नाम याद रखेगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? एक्चुअली जोमेटो ने एक अभियान चलाया है, हसल अभियान, ठीक है ना, हसल, जोमेटो के द्वारा चलाया गया अभियान है हसल अभियान। इस हसल अभियान के तहत उसने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। जोमेटो 10 जुलाई 2008, जोमेटो की स्थापना कब हुई है सर? 10 जुलाई 2008 को। और जोमेटो का हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में पड़ता है, ठीक है ना, गुरुग्राम, ये इसकी स्थापना और हेडक्वार्टर है जोमेटो का। इस बार अच्छा, शाहरुख खान ही जो 71वां नेशनल फिल्म राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया गया, और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया, रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस। तो ये तो हसल के लिए फ्यूल योर हसल जोमेटो, ये शाहरुख खान साहब उसके क्या बन गए हैं? ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। दीपेंद्र गोयल +2 लोगों ने, मतलब 2 अन्य लोग भी हैं जो मिलकर के जोमेटो के 2010 में स्थापना किए हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे। सतनावरी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का पहला स्मार्ट सिटी विलेज घोषित किया गया है? भारत का अगर अब देखो यहां पे 3-4 डिफरेंस समझना। सतनावरी गांव का पहले समझ लो स्मार्ट सिटी विलेज क्यों घोषित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था। कौन सा प्रोजेक्ट? पायलट प्रोजेक्ट। और उसने ये चेक करने की कोशिश की थी कि क्या हमारे इस गांव को, जो कि नागपुर में पड़ता है और करीब 18,000 आबादी वाला गांव है, इसको हम भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बना सकते हैं। और नागपुर प्रशासन और महाराष्ट्र राज्य सरकार इसमें सफल रही। तो महाराष्ट्र का सतनावरी गांव पहला बन गया है स्मार्ट विलेज। लेकिन आज से कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा में थे कि भारत का पहला डिजिटल गांव, याद है, याकटेन को बनाया गया था। भारत का पहला डिजिटल गांव, ये किसको? सिक्किम में पड़ता है याकटेन, ठीक है ना, सिक्किम का याकटेन नाम का गांव, ये जरूर याद रखना, सिक्किम का याकटेन गांव। और भारत का पहला पूर्ण डिजिटल राज्य किसे घोषित किया गया है? तो राज्य तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल केरल को घोषित किया गया है। और कुछ दिन पहले याद है कि भारत की पहली साक्षर पंचायत पुल्लमपारा, भारत की पहली साक्षर पंचायत गांव का नाम क्या है? पुल्लमपारा। ये भारत की पहली साक्षर पंचायत है, ठीक है ना, डिजिटल साक्षर पंचायत, डिजिटल साक्षर पंचायत। तो यहां पे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि भारत का पहला डिजिटल साम पंचायत गांव कौन है, पहला डिजिटल नॉर्मली पूरा का पूरा गांव डिजिटल कौन है, और पहला राज्य जो डिजिटल है, और पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज दैट इज नागपुर का सतवारा, ठीक है, सतनावरी।
मध्य प्रदेश में भी एक जगह पड़ता है सतना, पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है वो, और वहाँ मैहर देवी का मंदिर पड़ता है, वो काफी फेमस है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखा जाए। सील देश, देखो ये है लैंड लॉक, ठीक है ना, डेवलपिंग कंट्रीज जो धीरे धीरे विकास कर रहे हैं। एक्चुअली है क्या, ये भूमिबद्ध। कुछ देश होते हैं जिनकी सीमा किससे मिलती है, आपके समुद्र से, लेकिन कुछ देश होते हैं जो लैंड लॉक्ड होते हैं। लैंड लॉक्ड मतलब उस देश की सीमा कहीं से भी समुद्र को नहीं टच कर रही है, तो वही होते हैं भूमिबद्ध। चारों तरफ से लैंड से लॉक्ड हैं। उन डेवलपिंग कंट्रीज की तीसरी बैठक हुई, जो भूमि। क्यों बैठक की गई, क्योंकि अगर इन देशों की आबादी देखें तो 60 करोड़ के आसपास है। विश्व की जनसंख्या का ये लोग 7% हैं जितने लैंडलॉक हैं, लेकिन विश्व में इनका आर्थिक योगदान लगभग 1% है, ठीक है ना, कि अर्थव्यवस्था में जो इनका योगदान है वो योगदान, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था में जो इनका योगदान है वो 1% का है। इससे चिंतित होकर के इस तरीके की मीटिंग लाया गया कि भाई आप जितने भूमिबद्ध विकासशील देश हैं उनका आबादी विश्व की आबादी का 7%, आर्थिक सहयोग उनका 1%, उसको बढ़ाया कैसे जाए, उसके ऊपर इन लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज की तीसरी बैठक बुलाई गई। कहां पे बुलाई गई, तुर्कमेनिस्तान के आवाजा नामक जगह पे, तुर्कमेनिस्तान के आवाजा नामक जगह पे ये तीसरी बैठक बुलाई गई। अब क्लियर हुआ लल्ला कि ये लाइन क्या कह रहा है, भूमिबद्ध विकासशील देश भूमिबद्ध है, मतलब वही बात कि समुद्र से इनकी बाउंड्री टच नहीं हो रही है। थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज, यही है LLDC, ठीक है ना, और 3 इसको डिनोट करता है। तो आई होप अब आप सब लोगों को ये ध्यान रहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो LLDC की बैठक हुई है। अगला क्या है सर, कश्मीर में माल ढुलाई के लिए सक्षम पहला रेलवे स्टेशन किसे बनाया गया है। एक्चुअली कुछ दिन पहले की बात है कि कश्मीर से मतलब कश्मीर में एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, USBRL प्रोजेक्ट, मतलब सर उधमपुर श्रीनगर बारामूला। हाँ, USBRL, ये उधमपुर है लल्ला, उधमपुर, ये श्रीनगर है, ये वाला श्रीनगर है, और ये बारामूला, बारामूला, ठीक है ना, बारामूला है। तो इन तीनों में रेलवे नोट और ये रेलवे लाइन, ये तो USBRL प्रोजेक्ट चलाया गया, और इस USBRL प्रोजेक्ट के लिए क्या लाया गया, डी ऑप्शन, अनंतनाग रेलवे स्टेशन को सबसे पहला इसको जोड़ लिया गया है, ठीक है ना। तो एक्चुअली जम्मू कश्मीर में अब माल ढुलाई के लिए भी काम, पहले तो यात्री ट्रेनें चलने लगी थी, लेकिन अब माल ढुलाई के लिए भी एक USBRL बनाया गया है। कुल 272 किलोमीटर लंबा, 272 किलोमीटर लंबा ये आपके क्या है, प्रोजेक्ट है जिसको चलाना है, और उसमें अनंतनाग रेलवे स्टेशन पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जहां पे अब जम्मू कश्मीर में भी माल ढुलाई के लिए ट्रेन जाने लगी हैं। तो देखो इसमें जो टेक्निकल पहलू बनेगा ना वो यही है कि हाल ही में चर्चा में रहा USBRL क्या है। अब कुछ दिन बाद कोई ग्रुप डी का एग्जाम दे या कुछ भी दे, फिर हो गया। और वैसे भी SSC का भी दोगे ना तो जम्मू कश्मीर की बात भारत सरकार ज्यादा ही पूछती है, चाहे उनके नदियों पे बने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे जो कुछ भी हो, ठीक है। अगले पे आएंगे, रजत कांत कौन थे जिनका 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सर इतिहासकार हुआ करते थे, ठीक है ना, रजत कांत जी इतिहासकार हुआ कर, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, तो बस जानकारी के लिए इसको बता दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे। अच्छा एक बात यहाँ पे, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, फीमेल वर्ड, क्यों सर, इसलिए इंपॉर्टेंट है मेरे दल्ला, बनी तो है आरिनी लोहाटी, ये 5 वर्ष की हैं, 5 वर्ष उम्र, ठीक है ना, 5 वर्ष उम्र है, और इनकी फीडे रैंकिंग 1551 इनके पास पॉइंट हैं, और फीडे पॉइंट के साथ ये भारत की सबसे छोटी शतरंज रेटेड खिलाड़ी बन गई है। लेकिन महिला में, पुरुष में अगर बात करोगे तो याद करो नवंबर दिसंबर 2024 में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें अनीस सरकार का नाम आया था। ये अनीस सरकार भारत के हैं और इनकी उम्र मात्र 3 वर्ष है, ठीक है ना,
3 वर्ष इस लड़के की उम्र है और ये है भारत में के सबसे छोटे मतलब शतरंज के खिलाड़ी। और इस अनीश सरकार के नाम एक और रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी अनीश सरकार हैं। तो चाहे आप बात करो, देखो एक स्टूडेंट सर भैया एमटीएस के लिए बात करेंगे एमटीएस पे, पहले इसको तो अनीश सरकार ने ये रिकॉर्ड बनाया था। और अब लड़कियों में आरिनी लोहाटी, ये है 5 साल की आरिनी लोहाटी जो कि फेडरेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। लेकिन वो भी बात आपको याद रखना होगा कि अनीश सरकार के नाम पे ये रिकॉर्ड है, लड़कियों में महिलाओं में इस बच्ची के नाम आरिनी लोहाटी जी के नाम, और पुरुषों में लड़कों में या ओवरऑल में अनीश सरकार, ठीक है ना। और सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जीतने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। तो ये देखो अनीश सरकार ने नवंबर 2024 में 3 साल की उम्र में ये पुरस्कार प्राप्त कर लिया था और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी प्राप्त करने वाले सबसे उम्र के प्राप्तकर्ता बन गए थे, ठीक है ना। तो वो भी ध्यान रखेंगे। अगले, भारत का पहला आई स्टेम उत्प्रेरक केंद्र कौन बन गया है? तो भारत का पहला आई स्टेम एनआईटी कालीकट, ठीक है ना, एनआईटी कालीकट केंद्र बन गया है, ठीक है ना, आई स्टेम। विश्व जैव ईंधन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाए? पौधों या पशुओं के अपशिष्टों के बायोमास से प्राप्त ईंधन को हम लोग जैव ईंधन कहते हैं। जैसे अगर कभी मन में आवे कि सर जैव ईंधन क्या होता है, पौधा, ठीक है ना, या पौधों और जानवरों के अपशिष्ट, ठीक है ना, अपशिष्ट से प्राप्त जो बायोगैस होती है उसे हम लोग जैव ईंधन कहते हैं। पहले तो ये जान लो। ये भारत सरकार द बायो 3 करके थीम इसकी रखी है और प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। इस बार की थीम है द बायो, ठीक है ना। इस बायो के आगे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का ई ले लिया गया है, E3, ठीक है, E3, और साथ में लिख दी गया है वे। ये इस बार की थीम है 2025 की, ठीक है ना, 2025 की ये थीम है, ठीक है। तो ये और ये कई बार पूछा है एग्जाम में कि विश्व जैव ईंधन दिवस। देखो पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में रहने हैं, तो ये कई बार पूछा है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगले सर सीजीएल में क्वेश्चन आया है, इससे करवाया, ठीक है भाई, ठीक है। अभी सीजीएल की डेट टल गई है ना, सीजीएल की सितंबर के पहले हफ्ता में है, जब उसकी डेट आ जाएगी तो मैं उसके लिए भी स्पेशल करंट अफेयर अलग से कर दूंगा, ठीक है ना। अगले, कवक यानो किस राज्य के पर्वतारोही हैं जिन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? बताओ सर। ये जो कवक यानो हैं ये हैं अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश के हैं। इन्होंने माउंट किलिमंजारो पे, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, उस पे सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है, ठीक है ना, माउंट किलिमंजारो। तो ये है इनका अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतारोही कवक यानो ने अभी हाल फिलहाल में इसमें चढ़ाई की है, सबसे ऊंचे पे गए। भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में अंतरराष्ट्रीय विस्लाव मानियाक मेमोरियल महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? देखो अन्नू रानी 32 वर्षीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में करीब 62.59 मीटर भाला फेंक करके क्या फेंका? स्वर्ण पदक जीता, ठीक है ना, भाला फेंका और अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। अन्नू रानी की बात की जाए तो ये एशियन गेम्स चैंपियन भी हैं भाला फेंक में, लेकिन जब इन्होंने एशियन गेम्स में भाला फेंका था तो उस समय इन्होंने फेंका था 60.96, ठीक है ना, एशियन गेम्स में 60.96 मीटर उस समय। अब कितना फेंक दिए यहाँ पोलैंड के अंतरराष्ट्रीय विस्लाव मानियाक मेमोरियल में? 62.59। तो ये हैं अन्नू रानी जी जिन्होंने मतलब कि रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है अंतरराष्ट्रीय विस्लाव मानियाक मेमोरियल में, ठीक है। और फेंका कितना है? 62.59 मीटर। कभी कभी ये फेंकने वाला पूछ देता है, अब चूंकि इनको देखो वो भी है कि इसमें स्वर्ण पदक मिला है, तो हो सकता है जैसे एमटीएस का पेपर होता है ना, उसमें इस तरीके क्वेश्चन सीजीएल में, एसएससी में रहते ही हैं कि अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है। अब गोल्ड मेडल जीती हैं तो ये रहेगा, ठीक है ना, ये भी रहेगा। अगले पॉइंट पे आएंगे।
हाल ही में जारी राज्यों के निर्यात का अवलोकन 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य है? सर सबसे ज्यादा निर्यात कौन कर रहा है? गुजरात। भाई समुद्र तट इनके पास है और एकदम राज्यों के निर्यातक अवलोकन लिस्ट में, मतलब आप ऐसे याद रखो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा चीज बाहर कौन बेचता है या निर्यात करता है, तो दैट इज गुजरात। ठीक है ना, दैट इज गुजरात। गुजरात, ठीक है ना, दैट इज गुजरात। इतना सब पढ़ोगे याद तो रहेगा नहीं, उससे अच्छा जो नंबर वाली बात है उसको जरूर याद रख लिया जाए। ठीक है ना, गुजरात के बाद महाराष्ट्र और तीसरे पे तमिलनाडु है। अगले पे आएंगे, ये लिस्ट है, देख लो कौन कितना निर्यात, कितने रुपए का निर्यात कर रहा है। उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे। हाल ही में स्मोथोफिस लेप्टोफेसियास्टस नामक सांप की एक नई प्रजाति कहां खोजी गई है? सर ये सांप की नई प्रजाति मिजोरम में खोजी गई है। अब हमको याद रखना रहे तो हम फिश याद रखेंगे, फिस्टस। फिस्टस कहां खोजा गया है? अब भाई इतना लंबा जल्दी याद नहीं होता है और नंबर तो पाना ही है, तो हम फिश से सांप काट लेगा, हम रखेंगे फिस्टस। फिस्टस मिजोरम में पाया गया, ये है फिस्टस। ऐसे सांप हम लोग नहीं देखे हैं यार, देखे तो होंगे ना। अब वही है, थोड़ा पीला उला रंग भी है इसमें, काला, ऐसा ही टाइप के तो सब होते हैं, लेकिन अब पता नहीं पाया गया है। भैया भेज दे क्या तुम्हारे घर? जाओ जी जाओ, ये सब चाय पी रहे हैं बैठ के आराम, जाओ जाओ। अच्छा कितने लोग इसमें ऐसे हो जो सांप आपको ऐसे पकड़े हो, हथवा से पकड़ लिए हो? मैं बताता हूं, हमने पकड़ा है, लेकिन जहरीला वाला नहीं, जो मदारी लेके नहीं घूमते हैं बनारस में गंगा घाट के किनारे, सब ऐसे लेके पैसा उसमें डालो पैसा डालो करते हैं। तो एक वंस अपॉन ए टाइम जब हम भी कभी युवा हुआ करते थे तो इन सब का शौक रहता था, तो गंगा जी किनारे उसका ऐसे सपुआ उठा के गले में हम लोग डाल लेते थे। पता है डसे उसे का तो है नहीं, ऐसे कोबरा दिख जाए तो 3 किलोमीटर आदमी दूर भाग जाए हैं, तो हम उसे कहते थे पैसा तब देंगे जब तुम ये मेरे गले में डाल के ऐसे गिज गिज टाइप के सब करते हैं। इनको ऐसे पकड़ोगे ना तो एकदम पतली स्किन गिज से सब करते हैं। तो ये सब किए हैं, पुराने चीजें, तभी ना हम 10वीं में 2nd डिवीजन पास हैं। 10वीं में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, जाके गंगा जी किनारे बैठा रहता था, हमारे दोस्त सब वही नहान गमछा उमछा बांध के कमर में ऐसे टी शर्ट पहन के घर से निकल लेते थे, घर वालों को पता ना चले। फिर नहा धो के ऐसे सर पे गमछा रख के आते आते सूख जाता था, फिर उसको बैग में डाल दिए। तो ऐसे हम बहुत किए हैं 3 तूफान। अब जाते हैं उसी घाट पे तो सोचते हैं क्यों किए हैं, और इन्हीं 3 तूफानों की वजह से 10वीं में मेरा परसेंटेज कितना है? 47%। ये मेरा 10वीं का परसेंटेज है। भाई नहीं पढ़ते थे तो परसेंटेज है, फिर पापा बनारस से भगा दिए इलाहाबाद, तब मेरा 12th में परसेंट हुआ इतना, पता नहीं कैसे, फिर धीरे धीरे पढ़े। बीटेक में मेरा परसेंटेज है इतना, एमटेक में मेरा परसेंटेज है 92। ये मैं 10th में हूं, ये मैं 12th में हूं, ये अपने बीटेक में हूं मैं, और ये मैं अपने एमटेक में हूं। लेकिन गर्व मुझे इसी पे है, गर्व इसी, इस समय जीवन जीते थे। हाई जजूरा, अब तक फिर किताबें चल रहा है। ठीक है, खैर तो भैया देखो सांप आप खोज लिया गया है फिस्टस। ठीक है, सांप उप खोज लिया गया है फिस्टस। अगले पे आओ, हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में, अरे तुम लोग को याद है ना, कल 12 तारीख है, कल 12 अगस्त को शाम 7 बजे वाली क्लास मत छोड़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास लेने जा रहा हूं, हिम्मत जुटा रहा हूं, तो आप लोग रहिएगा। एक को लिख रहा है सर मेरा 42% है, तुम हमरे भी दादा हो, हम ससुरा 10वीं में 47% पाए, तो एक लिख रहा है सर मेरा तो 42% है, तो तुम और ज्यादा दादा हो ना। अरे तुम लोग, कई लोग मुझसे बहुत आगे हो गए यार इसमें। हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए अध्यक्ष के रूप में गौरव बनर्जी को। ठीक है ना, हाल ही में ब्रॉडकास्ट इंडिया ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष गौरव बनर्जी, ज्यादा नहीं पूछेगा यार, हट ये नहीं आना है, जान रहे हैं। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये इंपॉर्टेंट होगा सर, 83वीं। 9 अगस्त, इस आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अगस्त क्रांति, देखना जरा, इसको हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति। इस ऑपरेशन में गांधी जी लोगों ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर, भारतीय राजनेताओं को, क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए
अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। इस क्रांति के किसकी वजह से आया था? क्रिप्स मिशन के फेल होने की वजह से। 1942 में क्रिप्स मिशन फेल हुआ, जिसको गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक वेक कहा था। उसके बाद ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था ग्वालियर टैंक में, ठीक है ना। तो ये आपके 83वां हम लोग क्या मना रहे हैं? भारत छोड़ो आंदोलन का वर्षगांठ मना रहे हैं, ठीक है, वर्षगांठ मना रहे हैं। ये आपके क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। अगले पॉइंट पे आएंगे। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। कुछ प्रमुख आंदोलन देख लो। आप देखो इसी में चाहे तो आदमी कितना बोले, लेकिन अब करंट अफेयर की क्लास में हिस्ट्री का कोई उतना मतलब, थोड़ा बहुत जो उससे लिंक कर सके, समझाने में मदद कर सके, वो बोली जा सकती है। बाकी ये तो हिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। 83वां ये याद रखना है। 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में? सर 31 अगस्त को ये शुरू होगा। 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक चलेगा। इसका आयोजन हो रहा है सर चीन में, ठीक है। और पूरी उम्मीद है कि मोदी जी यहाँ पे भाग लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। मोदी जी यहाँ पे भाग लेने जा रहे हैं। अभी एससीओ का 10वां सदस्य देश बेलारूस बना था, तो उसको भी याद रखेंगे। एससीओ बैठक के लिए मोदी जी यहाँ पहुंचने वाले हैं। अब देखा जाएगा कि कब कहाँ कैसे। ये मोदी जी हैं ना, मोदी जी हैं, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बैठक है, इसको ध्यान रखना। और ये इस बार का कौन सा संस्करण है? 25वां संस्करण, ठीक है। अभी जब ये होगा तब इस पे हम लोग एक बार बात किया जाएगा। अभी तो हुआ नहीं है, अभी तो बस डेट वेट दे दी गई है, तो एक बार चर्चा में आ गया, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। गला सूख रहा है यार, पता नहीं क्यों, मतलब जैसे नहीं गला गड़ता है, जुकाम बुखार की तैयारी वो नहीं होता है, वैसा वैसा महसूस हो रहा है। हाल ही में भारत को बोगोटा पुस्तक मेले के लिए, बोगोटा पुस्तक मेला का इस बार 38वां संस्करण। अभी भारत को गेस्ट के रूप में इसमें बुलाया गया है बोगोटो पुस्तक मेला के लिए। भारत को कोलंबिया में आयोजित होने वाले 38वें बोगोटो पुस्तक मेले के लिए मुख्य अतिथि, रख दो, पुस्तक मेले के लिए मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया इनको। हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवरिंग छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? होने देना यूपी पुलिस का पेपर, ई आएगा। क्यों आएगा सर? उत्तर प्रदेश का है ना। हाल ही में किस राज्य ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवरिंग, एक्चुअली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर एक ऐसी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है कि यूपी के वो स्टूडेंट जो इंग्लैंड में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक कार्यक्रम के तहत इसको भेजा जा रहा है। इस योजना के तहत 5 मेधावी छात्रों को हर साल ब्रिटेन के एक यूनिवर्सिटी में 1 वर्ष स्नातकोत्तर उपाधि कार्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और ये 2025-26 से शुरू होकर 3 साल तक चलेगा, मतलब 15 छात्रों को ये लोग कराएंगे। राज्य सरकार कह रही है कि हम हर छात्र को जो होंगे उनको 23 लाख रुपए का योगदान देंगे, ठीक है ना। और बाकी जो बचा 38,000-42,000 डॉलर वो विदेशी सरकार दे देगी। तो चलो कम से कम 15 लोग का तो भला हुआ। अब भाई अच्छा प्रोस्पेक्टस रखना चाहिए, ठीक है। अगले पॉइंट पे, हाल ही में राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सर भरतहरि नगर रखा गया, ठीक है ना, भरतरी नगर। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर भरतरी नगर रख दिया। एक्चुअली जब लास्ट टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो कांग्रेस ने 17 जिलों का नया नया एरिया बना दिया था। भाजपा जब गवर्नमेंट में आई तो उसने 9 जिलों को समाप्त कर दिया कि नहीं नहीं इनकी जरूरत नहीं है, छोटा छोटा एरिया है, सबको जिला घोषित कर दो। और अब क्या किया है कि खैरथल तिजारा जिले का नाम बदल करके भरथरी धाम रख दिया है। तो अभी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट यही बनेगा कि इस भरथरी धाम रख दिया गया है आपके खैरथल तिजारा जिले को, ठीक है, ये याद रख। अभी तो इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं क्या है, नागासाकी दिवस। सर 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। हिरोशिमा पे लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था जापान के स्थान पर, और आपके नागासाकी पर फैटमैन नाम का बम गिराया गया था, ठीक है ना, फैटमैन नाम का बम गिराया गया था। ये बात आप याद रखेंगे। इसकी कहानी एक बार मैंने बहुत सुनी पढ़ी थी, नागासाकी और हिरोशिमा पे। बहुत मार्मिक कहानी थी, बहुत दुखी कर देने वाली कहानी थी, लेकिन अब क्या बताएं।
उसमें ऐसा था कि जो पायलट लेके जा रहे थे परमाणु बम को, उन्होंने कहा कि हम पहले नागासाकी के ऊपर, मैंने इसका इन्हीं सब दिवस में पेपर में जब इसके बारे में पढ़ोगे ना तो बड़ा अच्छा अच्छा लेख ऑडिटोरियल आता है, उसको पढ़ा करो। तो मैंने पढ़ा था कि इसके पायलट ने नागासाकी पे जो बम गिराया गया, बोला कि हम और हमारा दोस्त 2 ही लोग गए थे अमेरिका की तरफ से प्लेन लेकर के, बड़ा सा कई टन का बोरा टाइप का बम रखा हुआ था। हम लोगों नागासाकी के ऊपर गुजरे तो देखे क्या, थोड़ा नजदीक किए अपने प्लेन को, देखे कोई छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लोग अपने काम धाम में लगे हैं, और साइकिल स्कूटर बस चले, एक शहर चलता है उस तरीके से। फिर इन्होंने कहा कि फिर मन तो नहीं हुआ लेकिन आदेश था, फिर हम लोगों ने उस बम को एरोप्लेन से नीचे गिरा दिया और खुद तेजी से ऊपर उड़ान भर के भाग गए। फिर उन्होंने बोला कि जब हम बम को एरोप्लेन से नीचे गिरा दिया और खुद तेजी से ऊपर उड़ान भर के भाग गए। फिर उन्होंने बोला कि जब हम बम को नीचे गिरा दिए और फिर पलट करके एक बार नीचे देखे तो देखे कि वही बच्चे, वही लोग जो रोड पे चल रहे थे वो पिघलना शुरू हो गए थे। चारों तरफ बस लोग चिल्ला रहे हैं, सांस रुक रही है और मर रहे हैं, किसी का हाथ पिघल रहा है, किसी का पेट पिघल रहा है और मरते जा रहे हैं लगातार लोग। हम सोचे बताओ ये भी कोई मौत है यार, ऊपर से एक बम गिरा और लोग पिघल रहे हैं, क्योंकि इसमें परमाणु रिएक्शन हो रहा था, सांस वास लेने को मिल नहीं रहा था। तो बड़ा ये सब विध्वंसक चीज होती है, लड़ाई तो नहीं ही होनी चाहिए। तो इस बार 80वां नागा दिवस मनाया गया है, नागासाकी दिवस मनाया गया है, ठीक है ना। 9 अगस्त को जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैटमैन, और ये विंस्टन चर्चिल के नाम पे रखा गया था, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। अगला क्या है भाई? ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। और रिवीजन वाला 8 और 9 अगस्त का रिवीजन कर लो। पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? सर दिल्ली। लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, अच्छा मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि 12 अगस्त शाम 7 बजे सभी को ध्यान है ना कि आपके लिए एक मैराथन क्लास है, ठीक है ना, आपके लिए एक मैराथन क्लास है 12 अगस्त शाम 7 बजे। किसी को कोई, और इसमें वरदान बैच भी आएगा और एक मैराथन क्लास भी है, तो प्लीज रहिएगा। मैराथन तो मैं लेता नहीं यार, बस क्लास है मेरी, मैं इंपॉर्टेंट क्लास है ऐसा मैं कह सकता हूं, ठीक है ना, बी ऑप्शन। बल्कि मेरे मन में जान रहे हो क्या चल रहा है कि मैं 12 की जगह इसको 13 कर दूं। रीजन है कि बच्चे रक्षाबंधन पे अपने घर गए हुए हैं, बहुत सारे भाई बहन। तुम लोग क्या कर रहे हो, 12 तारीख ही रहने दिया जाए, क्योंकि जो प्रोमो चल रहा है वो 12 का चल रहा है, 12 या 13 कर दे। मुझे लग रहा है 1-2 दिन सबको इन्फॉर्म करने के लिए, जैसे आज मंडे ट्यूसडे, ये 2 दिन इन्फॉर्म करने के लिए, वेडनेसडे को 13 तारीख को ये मैं क्लास ले लूं 7 बजे। क्योंकि देखो ना बहुत सारे बच्चे आज लौटेंगे रक्षाबंधन से, फिर कुछ कल तक आ जाएंगे, तो 13 को ये मुझे लगता है ज्यादा सही रहेगा। आपका सुझाव क्या है? हालांकि जो प्रोमो चल रहा है वो 12 का ही चल रहा है, बहुत सारे बच्चे 12 तारीख ही कह रहे हैं, 12 ही। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस वो सब लोग लाइव रहे तो मुझे क्या ही आपत्ति है इसमें। मैं तो 12 या 13 एक दिन पढ़ाना ही है, 12 तारीख। क्योंकि ना लॉन्च अगर वरदान बैच नहीं आएगा ना तो उसमें लेट होता जाएगा। हाल ही में जारी की गई एआईसीटी इंडेक्स बेंगलुरु टॉप किया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया? हेपेटाइटिस डी को। 7 अगस्त को हरित क्रांति के जनक इनका 100वीं जयंती मनाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला, यू मिंट स्वे किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? सर बी ऑप्शन, म्यांमार के। संयुक्त राष्ट्र महिला के प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी लीड्स 2 का दूसरा संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सर नई दिल्ली में हुआ है। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन ये सर इस बार चीन कर रहा है। खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? लाला को मिला है, ला ले, ये देखो ना, एडमोला ए एडनले। अगला, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। सर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस भी इसी दिन। भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? IIT पलक्कड़ ने लॉन्च किया है। मुझे ना गला मेरा बहुत सूख रहा है, मुझे लग रहा है जुकाम होगा। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, पूषा में। तो ये है, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग रहेंगे किसमें? वरदान। देखो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, चलो 12 तारीख ही करते हैं। 12 तारीख को मतलब कल शाम 7 बजे मैं आपके लिए एक बड़ी क्लास टॉपिक वाइज प्लान कर रहा हूं। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है यार
कि 12 तारीख को शाम 7 बजे जरूर आप लाइव रहिएगा, ठीक है ना। और अगर आप ये किताब ऑर्डर करके मंगाना चाहते हैं तो लिंक लगी हुई है चैट बॉक्स में, उस लिंक पर क्लिक करके Y182 कूपन कोड लगा के 99 रुपए में आप इसको मंगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। शाम को 7 बजे मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान दिया करो यार तुम लोग, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लोग हो अपने घर वालों और समाज के लिए। अरे भाई आ जाओ।